यूपीएससी सिविल सर्विसेज न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2017 और आज हम देख लेते हैं कि द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस की कौन कौन सी खबरें प्राथमिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली खबर है नोबेल प्राइज़ को लेकर। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडन के एक केमिकल साइंटिस्ट द्वारा की गई थी जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने 1895 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार जो है वो इन्हीं की याद में दिया जाता है और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस। ये ऊपर के पांचों जो हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि नोबेल पीस प्राइज़ है यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है। हर साल मेडिसिन का नोबेल सबसे पहले दिया जाता है और इस साल का मेडिसिन का नोबेल मिला है अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को। ये हैं जेफरी हॉल, माइकल रॉसबेश और माइकल यंग। इन्होंने बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी के बारे में रिसर्च किया था। यह बताता है कि कैसे प्लांट्स में या मनुष्य में या जीव जंतुओं में एक बायोलॉजिकल रिदम बन जाती है और वो पृथ्वी के रोटेशन के साथ साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। उन्होंने सिरकेडियम रिदम यानी कि हमारे जो 24 घंटे का जो रूटीन है उसकी आणविक प्रक्रिया को यानी कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझाया है। उनके अनुसार यह एक आंतरिक प्रक्रिया है और कभी कभी बाहरी फैक्टर से भी ये इफेक्टेड होती है और यही निर्धारित करती है कि कब हमें खाना है, कब सोना है, कब हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होंगे एटसेट्रा। इसके लिए उन्होंने 3 जीन को जिम्मेदार माना था और ये है पीरियड जीन, टाइमलेस जीन और डबल टाइम जीन। ये जीन जो है वो एक एक प्रोटीन को इनकोड करते हैं और जब ये दोनों प्रोटीन, ये यहाँ देखिए, जीन आपस में मिल जाते हैं तो ये सेल्फ प्रोडक्शन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई यानी कि मक्खी के ऊपर भी स्टडी करके पाया था कि ये प्रोटीन जो है वो रात को तो जमा होते हैं और सुबह धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि नींद कितनी ज़रूरी है। साथ ही हम कब फुल एफिशिएंसी से काम करते हैं, इस जीन में परिवर्तन कर हम कई समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। और ये रिसर्च जो है वो क्रोनोबायोलॉजी यानी हमारे शरीर की साइक्लिक प्रोसेस की स्टडी और जीन एडिटिंग में भी उपयोगी हो सकता है। अगली खबर देख लेते हैं, वो है कृष्णा नदी के बारे में। कंटेक्स्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट ने कृष्णा नदी के मुक्तालय से विजयवाड़ा स्ट्रेच के निर्माण का उद्घाटन किया। तो अब हम देख लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। इसका ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है और ये वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होकर पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यह नदी जो है वो भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ वाटर इनफ्लो एंड रिवर बेसिन और ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। यह नेशनल वाटरवे 4 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 4 का भाग है जो कि गोदावरी, कृष्णा और उसकी सहायक केनाल से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए इसकी लोकेशन, ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर कर्नाटक में आई, तमिलनाडु, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में ये राइट हैंड साइड में है कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। ये सबसे मेन इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। और लेफ्ट हैंड साइड में दोनी, भीमा, डिंडी, मुसी, मुनेरू आदि। और इस पे ये देखिए ये नागार्जुन सागर डैम भी बना हुआ है और लास्ट में ये विजयवाड़ा के यहाँ से इसका डेल्टा प्रारंभ हो जाता है। ये आगे देखिए। अब न्यूज़ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। कल इन्होंने फ्री आई चेकअप का अभियान चलाया था जिसमें ट्रक ड्राइवरों की आंखों का चेकअप किया गया और उनको चश्मे भी दिए गए। क्यों? क्योंकि विज़न कमज़ोर होने पर कई बार क्या एक्सीडेंट हो जाते हैं, रात को उनको सही से दिखता नहीं है और अधिकतर जो है वो मेजर एक्सीडेंट जो होते हैं वो ट्रक ड्राइवरों के कारण ही होते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया। तो अब हम देख लेते हैं NHAI के बारे में। NHAI एक ऑटोनोमस बॉडी है यानी स्वायत्त निकाय है। इसे NHAI एक्ट 1988 द्वारा बनाया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य काम है नेशनल हाईवे का निर्माण करना, उनका मेंटेनेंस करना, मैनेजमेंट करना और ये जो है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का भी काम करती है। कुछ वर्ष पहले उन्होंने नेशनल हाईवे के नए नंबर की प्रणाली शुरू की जिसमें वर्टिकल वाले जो होते हैं, ये इधर देखिए, इनको इवन नंबर यानी कि सम संख्या दी गई है, वो भी ईस्ट से शुरू होगी नंबरिंग। जैसे ये देखो 2, 4, 6 और जो हाईवे हॉरिजॉन्टल है उन्हें ओड नंबर दिया गया है और उनकी नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट करनी होगी जैसे कि 1, 3, 5 ये से। इससे क्या है कि हाईवे की नंबरिंग से आम लोगों को भी सुविधा होगी और उनको अंदाज़ा भी लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पुरस्कार जो है वो 45 साल से कम उम्र के युवा वैज्ञानिकों को हर साल दिया जाता है और बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार है।
इसे CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है और हर साल प्रधानमंत्री जो है वो एक सेरेमनी में इन वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार देते हैं। 1958 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है और ये शांति स्वरूप भटनागर जो हैं ये CSIR के फाउंडर थे और उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो ये देखिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, बहुत सारे ये इन सारे सब्जेक्ट्स में दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख का कैश प्राइज तो है ही है, लेकिन साथ साथ में 15,000 रुपये का हर महीने का स्टाइपेंड भी दिया जाता है 45 साल की उम्र तक। अब देख लेते हैं CSIR के बारे में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, सोसाइटीज एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत आती है। ये भारत की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी पूरे भारत में लेबोरेटरीज और सेंटर्स हैं। हाल ही में इसने 75 वर्ष पूरे किए थे, मतलब कि ये 1942 में बनी थी और अभी इसके 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। और इसका विज़न है न्यू CSIR फॉर न्यू इंडिया। अगली न्यूज़ है सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC को लेकर, यानी कि OBC में भी उप श्रेणी बनाना। जो लोग OBC श्रेणी में सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, यानी कि आरक्षण में भी आरक्षण। अब सब जानते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद OBC आरक्षण लाया गया था, लेकिन इतने सालों के बाद भी इस आरक्षण का फायदा कुछ सीमित कास्ट तक ही रहा है। इसलिए जिन OBC कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कम रहा है उनकी पहचान करके उनको आरक्षण देने के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षा हैं जस्टिस जी रोहिणी कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है कि एक तो सब कैटेगरी डिसाइड करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल किया जाए और जो भी इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि असमान वितरण जो हुआ है उसके एक्सटेंट की जांच की जाए और एक सूटेबल फॉर्मूला दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय मिले और सभी का समावेश भी हो सके। राष्ट्रपति द्वारा इस कमीशन का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है, जो कि कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जा सकता है और इसी आर्टिकल का उपयोग करके मंडल कमीशन का भी गठन किया गया था। ये अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और बाद में राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत करवा देंगे। अगली न्यूज़ है होम मिनिस्ट्री ने एक आग्रह किया है सभी बैंकों को कि चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक बैंक हो वो हिंदी में कोर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करे, या फिर वो बोलते हैं कि रीजनल लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको जनता को इंग्लिश के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न उठता है कि होम मिनिस्ट्री ने ऐसा आग्रह क्यों किया, वो भी बैंकों से। बैंकों के लिए या तो RBI कहती या फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती, लेकिन क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसीलिए होम मिनिस्ट्री का कहना है कि आपको बैंकों में हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। और उन्होंने एक और बात कही कि इन्फोसिस ने भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है जिससे कोर बैंकिंग का काम हिंदी में हो सकता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये सिर्फ आग्रह किया गया है, सिर्फ परस्यूएड किया है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अनुसार हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करने पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। देयर इज अ नो प्यूनिटिव एक्शन इफ दे आर नॉट यूजिंग हिंदी। और अब देख लेते हैं कि ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है। ये बैंकों में दी जाने वाली ऐसी सेवाएं हैं जिससे कस्टमर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी पाते हैं। बेसिक ट्रांजैक्शन यानी कि जमा करना, धन वापस बाहर निकालना, पासबुक प्रिंट करना आदि काम करते हैं, वो भी किसी भी ब्रांच से, और इसे ही रिटेल बैंकिंग भी कहा जाता है। अगली न्यूज़ है वाकेतन के बारे में। तो क्या है कि कल इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स था, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें वृद्ध लोगों को सम्मान दिया गया, उनके अनुभव बांटने जैसे कार्यक्रम चलाए गए और इसका थीम था स्टेपिंग इनटू द फ्यूचर। इसी के साथ साथ में वृद्ध जन गृह योजना, डे केयर सेंटर भी चलाए जा रहे हैं। अगली न्यूज़ है उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक लैंड बैंक बनाने का निर्णय किया है जिसमें 1.2 लाख हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार एक्वायर करेगी और फिर उसको इंडस्ट्री को दिया जाएगा। इसका मुख्य मकसद क्या था कि जो रेड टेपिज्म और लोकल इश्यूज के कारण लैंड एक्विजिशन में जो प्रॉब्लम आती है, जो प्रोजेक्ट जिसके कारण डिले होते हैं, वो ना हो। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और इस पूरे में जो मॉडल जो अपनाया गया वो है प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ मॉडल, यानी कि बस आप सीधा खरीदो और यूज़ करो। उसमें वाटर सप्लाई, पावर, रोड ये सारे पहले से होंगे, आपको सिर्फ पे करना है और उसका यूज़ करना है। बस आज की न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।